Hello students, here our next lecture of class 8th subject science chapter 6 combustion and flame। हम बात कर रहे थे combustion and flame चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जहाँ पे हमने combustion मीन्स जलना पढ़ा था और fuel मीन्स एक flame मीन्स एक लॉ ज्योति जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने थोड़ी बहुत डिस्कस कर ली थी। कंबशन के बारे में हमने जाना था कि कंबशन होता क्या है और कैसे अगर कोई चीज़ जलती है, आग कहीं पे लगती है तो वो कैसे लगती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, नेचुरली अगर ये होता है तो कैसे होता है, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से ये सारी चीज़ें होती है, और अगर कहीं पर आग लग गई तो वहाँ पर बुझाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस करी थी, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करी थी। तो आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कि जो कंबशन की जो रिएक्शंस होती हैं या जो जलने की जो प्रोसेस होती है वो क्या अलग अलग टाइप की होती हैं, और अगर होती हैं तो कौन कौन से अलग टाइप उसके हैं वो हमने आज बात करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ कंबशन की हम बात करते हैं। तो ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। तो आपका जो गैस स्टोव है उसके पास या तो माचिस से उसे जलाइए या लाइटर जो होगा उससे जलाइए। टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव, तो जो नोब होती है ना, घुमाते हैं उसके बाद जलाते हैं, तो उसको ऑन कीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जब आप ऐसा करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे ये आप देखिए, ठीक है। जब भी आप जलाते हैं, और अकेले में ऐसा नहीं करना है बेटा, जब भी कोई किचन में प्रेजेंट है, आपके एल्डर जब प्रेजेंट है तो तब आप ये ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन, डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। ओके, तो क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं कि आपने खुद से नहीं हैंडल करना है इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प इसमें लीजिए। तो वी फाइंड दैट, आप देखेंगे कि फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। आप देखोगे जैसे ही आपने माचिस लगाई ना गैस पे, जैसे आपने माचिस लगाई गैस स्टोव जो होते हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ, माचिस या जो लाइटर है वो आपने यूज़ किया, कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अचानक से आग पकड़ी, मतलब लगते ही आग आ गई और हीट उसने प्रोड्यूस करी। तो सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन, यानी कि जल्दी होने वाले, बहुत जल्दी जो रिएक्ट करते हैं उसे हम क्या कह देते हैं, रैपिड कंबशन। रैपिड मीन्स फास्ट होता है ना, तो फास्ट, बहुत तेजी से जलने वाला जो प्रोसेस होती है उसे रैपिड कंबशन हम कह देते हैं। ओके, नाउ देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि फॉस्फोरस होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी क्या करता है, जल जाता है, मतलब कि रूम टेम्परेचर उसके लिए इनफ है अगर जलाना हो हमने फॉस्फोरस। तो द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटीरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, तो उस टाइप के कंबशन, यानी कि उस टाइप के सब्सटेंस जो कि अचानक से पूरा ब्रस्ट हो जाते हैं, अचानक से पूरा जल जाते हैं, फ्लेम के फॉर्म में वो आते हैं, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपियरेंट कॉज, बिना किसी अपियरेंट के, बिना किसी एप्लीकेशन के यूज़ किए हुए, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस, अचानक से होने वाली प्रोसेस। तो जो जल्दी होती है उसे रैपिड कंबशन, जो अचानक से होती है उसे क्या कह देते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन के नाम से हम जानते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 70. Here, spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mine. तो देखिए जो spontaneous, अचानक से जो लगने वाली जो आग होती है, अचानक से होने वाली जो combustion reactions होती हैं, ये कहाँ होती हैं, कोल डस्ट में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, यानी कि कोयले के धुएं में, कोयले में ये देखा जाता है। और ये अगर कोयले में आग लग गई ना, अगर मान लो ये कोयले, कोल माइन मीन्स खान, माइंस मीन्स क्या होता है, खान, कोयले की खान, ठीक है। तो कोयले की खानों में ऐसी आग लगती है जो कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डिजास्टर मीन्स क्या था, आपदा या हानिकारक, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये होती है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम ड्यू टू द हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। तो कभी कभी जो आप देखते हैं कि जंगल में आग लग जाती है, तो जंगल में जो आग लगती है वो भी हीट, सन से मिलने वाली हीट या किसी भी लाइटनिंग, मतलब कि कोई भी लाइटनिंग स्ट्राइक, जैसे कि बिजली का कड़कना, इसकी वजह से भी ये होता है, ठीक है। तो ये अचानक से होता है, किसी ने सोचा ही नहीं होता है और अचानक से कुछ इस तरीके का डिजास्टर हो जाता है, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन इसे कहा जाता है। हावेवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन बहुत बार, मतलब कि जितनी बार भी आग लगती है उसमें से ऑलमोस्ट सभी टाइम ऐसा होता है कि नेचुरली आग बहुत कम लगती है, सन की हीट की वजह से बहुत कम लगती है, जबकि ह्यूमन, हम
लोगों की केयरलेसनेस की वजह से वो आग ज़्यादा लगती है। हम केयर नहीं करते हैं जंगलों की, तो उस वजह से वो लग जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट। अब देखिए कैंप फायर क्या होता है, हम अलाव इसे कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को घूमने का शौक होता है, जंगलों में जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, पिकनिक मनाते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, जैसे नाइट स्टे भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, टेंट वगैरह बना के रहते हैं और अलाव जला देते हैं। अलाव मीन्स आग वहाँ पे जला देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आते हैं ना, तो उस आग को वो अच्छे से बुझा के नहीं आते हैं, और वही आग धीरे 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 क्या करती है, पूरे जंगल में फैल जाती है। क्योंकि जो भी ड्राई ग्रास वगैरह वहाँ पे होती है, तो वो जलने लगती है, और धीरे धीरे वही आग पेड़ों की लपटों तक पहुँच जाती है, और इससे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का फिर लॉस होता है अगर ये आग फैल गई तो। इसलिए मेक श्योर कि अगर आप भी कभी ऐसे जाते हैं फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, अगर कभी भी कहीं भी इस तरह से जाते हैं, जंगल की तरफ आप जा रहे हैं, वहाँ पे जैसे आपने खाना बनाया, खाना आपने कहा कि आज हम घर से नहीं बना के ले जाते हैं, पिकनिक जाते हैं और वहीं खाएंगे, वहीं बनाएंगे, तो आप जंगल में क्या करेंगे, आग जला के ही तो बनाएंगे ना। तो वहाँ पे आने से पहले मेक श्योर कि आप वो आग बुझा के आ रहे हैं, अदरवाइज वो जो आग है वो पूरे जंगल में फैल जाएगी और सब तबाह कर देगी। बहुत सारे जंगली जानवरों की डेथ हो जाती है, वो जल जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स जल जाते हैं, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस इस वजह से होता है, ठीक है। तो वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डेज। तो हमारा फायर वर्क फेस्टिवल, जब जो हमारे त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल मीन्स त्यौहार, तो उस टाइम पे फायर वर्क भी हमारा होता है। जैसे कि व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जब हम एक क्रैकर जलाते हैं, इग्निटेड मीन्स प्रज्वलित करना या जलाना। अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हॉट, एक अचानक से जो रिएक्शन होती है हीट के साथ, गर्माहट के साथ एक रिएक्शन उसमें होती है, और साथ ही साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी उसमें आता है। आपने देखा होगा दिवाली में आप लोग पटाखे जलाते हैं ना, हालांकि हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हम ऐसा करते हैं तो हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती है, हीट, लाइट एंड साउंड, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। तो यहाँ पे को बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस का फॉर्मेशन होता है, और सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो बहुत जोर की साउंड आती है, बहुत जोर का विस्फोट यहाँ पे होता है। एक्सप्लोजन मीन्स विस्फोट। तो जब भी आप पटाखे जलाते हैं तो आती है ना आवाज़, बहुत जोर की आवाज़ आती है, और छोटी सी चिंगारी भी आपको नज़र आती है, लाइट भी आती है, और थोड़ा सा गर्माहट भी फील होता होगा। तो वही आपको बताया गया, और उसके बाद आप देखते हैं कि धुआं धुआं सा हो जाता है, तो वो गैस वहाँ पे रिलीज होती है, ओके। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। एक्सप्लोजन तब भी होता है जबकि इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, क्रैकर में जब आप प्रेशर डाल देंगे तो उस वजह से भी वो हीट हो जाता है, और आपस में स्क्रबिंग की वजह से, रगड़ने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो तभी भी ब्लास्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि पटाखों की फैक्ट्री में आग लग गई, क्रैकर की फैक्ट्रीज में आग लग गई, आपने सुना होगा। तो ये इसी वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि उनमें प्रेशर कहीं गलती से अप्लाई हो जाता है, तो जिस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट इज हम बात करते हैं फ्लेम के बारे में। हमने कंबशन के बारे में बात कर ली, टाइप्स ऑफ कंबशन हमने पढ़ लिए। तो अब बात करते हैं, हमने टाइप्स ऑफ कंबशन में कौन कौन से पढ़े बेटा, हमने पढ़ा रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ कंबशन, वन इज रैपिड कंबशन एंड सेकेंड वन इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो अब बात करते हैं फ्लेम की। फ्लेम क्या होती है, ज्योति, लौ, जो इस तरीके की लौ जलती है, इसे हम फ्लेम कहते हैं। तो बोल रहे हैं ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम। एलपीजी फ्लेम यानी कि आपके घर में जो सिलेंडर, जहाँ पे आप खाना बनाते हैं, जो गैस स्टोव आपके पास है, गैस जो आपके पास है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, क्या आप उसके कलर, फ्लेम के कलर को बता सकते हो कि कैसा फ्लेम उसमें प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखिए फ्लेम भी अलग अलग कलर की, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू आपको नज़र आ सकती है। तो क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कौन से कलर की फ्लेम वहाँ पे है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, उस कैंडल फ्लेम का कलर क्या है। रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके आपको दिखाया गया होगा, जब आप क्लास 7th में थे, लेबोरेटरी में आपको दिखाया गया होगा, और अगर नहीं भी दिखाया तो आपको पढ़ाया जरूर गया होगा, बताया जरूर गया होगा। तो इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। तो अगर आपको एक टेबल 6.2 दी गई है, इस टेबल 6.2 में आपसे यहाँ पे फेल है तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम तो आपने देखा
देखा है। उसके बाद कैंडल, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो इनको जलाइए, इनको एल्डर की प्रेजेंट में, अपने पेरेंट्स की प्रेजेंट में ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और उसके बाद इसे आपने फेल करना है, ठीक है। तो मटीरियल्स फॉर्म फ्लेम, अगर फ्लेम फॉर्म करते हैं तो टिक लगाइए, डज नॉट फॉर्म फ्लेम तो टिक नहीं लगाइए, ठीक है। तो कैंडल फ्लेम देती है या नहीं देती है, मैग्नीशियम देता है, देता है, कैम्फर, कैरोसिन स्टोव, चारकोल, इनमें से कौन फ्लेम देता है कौन नहीं देता है, वहाँ पे आपने टिक कर देना है, ओके। तो फिर बोल रहे रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म ऑफ फ्लेम और नॉट। तो अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए और मेंशन कीजिए कि कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं और कौन से ऐसे सब्सटेंस है जो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, कलर ऑफ अ कैंडल फ्लेम एंड द फ्लेम ऑफ अ किचन स्टोव। ये किचन का स्टोव है, दिस इज किचन स्टोव, जैसे कि आप गैस बोलते हो ना, ये उसकी फ्लेम है और ये किसकी फ्लेम है बेटा, कैंडल। ये दोनों ही आपने जलते हुए तो देखे हैं, है ना। तो ऐसे ही फ्लेम ऑफ कैरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बेंसन बर्नर जो कि आपको लेबोरेटरी में मिलता है, इसकी फ्लेम देखिए, कैंडल की फ्लेम देखिए और कैरोसिन डाले हुए लैम्प की फ्लेम देखिए, ठीक है। तो क्या डिफरेंस आपको इनमें नज़र आ रहा है, क्या इन दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आया, क्या इन तीनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो तब तक हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम का स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्टिविटी 6.5 की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप 6.5 की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 6.5। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को आपने जलाना है और आराम से बेटा, बहुत जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, तो आराम से इसे कीजिए। होल्ड अ 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग and introduce its one end in the dark zone of a non-flaking candle flame। तो आपने क्या करना है, एक कैंडल को जलाना है और 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब को लेना है, एक पेयर में लेना है, स्ट्रॉन्ग के पेयर के साथ लेना है और इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। इसमें क्या करना है, एक एंड में एक डार्क जोन नॉन फ्लिकिंग कैंडल फ्लेम आपने रखनी है। ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास, दूसरी साइड में आपने एक मैच स्टिक को लेके जाना है, जलाई हुई माचिस की तीली को आपको लेके जाना है जो जल रही है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको दिखा रखा है। देखिए एक कोने में आपने ये जला, एक कोने में आपने माचिस की तीली ले गए और एक कोने में आपने क्या रखा है, ये कैंडल आपने रखी है, ओके। डू यू सी फ्लेम कॉच एट दिस एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आफ्टर अ वाइल। तो क्या आपने देखा कि जैसे ही आप लाइटेड मैचस्टिक ले गए, जैसे आप मैचस्टिक ले गए तो यहाँ पे कोई एक फ्लेम प्रोड्यूस हुई, आपने देखा कि जो ग्लास ट्यूब है उसने जल्दी से आग पकड़ ली। इफ सो वट इज़ दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या है इसमें ऐसा जिसने फ्लेम प्रोड्यूस करी। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली। तो उसके बाद नोट कीजिए कि वहाँ पे जो हीटेड वैक्स जो पड़ा हुआ है ना, वो उसको नोट कीजिए। वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली, और जल्दी जल्दी वो क्या हो जा रहा है, मेल्ट हो रहा है, उसको आपने नोट करना है, ठीक है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको वो नज़र आएगा। टोंग के पीसेस से आपने क्या करना है, इसको होल्ड करना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से एक्टिविटी करनी है, ओके। तो बोल रहे हैं कि द सब्सटेंस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग। अब जो सब्सटेंस होगा, कुछ धुआं टाइप भी तो आपको फील होगा ना, तो वो जो सब्सटेंस जो कि वेपोराइज हो रहा है इस टाइम पे, जलाते टाइम पे जो वेपोराइज होता है, गिव फ्लेम, वही फ्लेम देता है, ठीक है, वही एक लॉ देता है, वही एक ज्योति दे रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल kerosene oil and molten wax rise through the wick and are vaporized during burning and form flames charcoal। तो जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जो कैरोसिन ऑयल होता है और जो मॉल्टन वैक्स होता है, ठीक है, ये तेल और वैक्स जो होता है वो क्या करते हैं, राइज थ्रू द विक एंड द वेपोराइज ड्यूरिंग बर्न। जब भी इनको जलाया जाता है ये क्या करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ एक फ्लेम को ये प्रोड्यूस करते हैं, एक धुएं के साथ बढ़ते हैं और क्या करते हैं, फ्लेम देने लगते हैं। एंड चारकोल ऑन द अदर हैंड, जबकि अगर हम चारकोल की बात करेंगे तो ये वेपोराइज नहीं होता है एंड सो डज नॉट वेपोराइज एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। ये फ्लेम भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, फ्लेम वही प्रोड्यूस करेंगे जो कि वेपोराइज हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कैंडल। और दूसरा चारकोल, कैरोसिन, आपसे बोल मॉल्टन वैक्स हो गया और कैरोसिन हो गया, ये क्या करते हैं, एक विक को प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ साथ एक फ्लेम इसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जबकि दूसरी साइड अगर हम चारकोल की बात करें, चारकोल क्या करता है, ये वेपोराइज नहीं होता
होता है और ये ना ही हीट को फ्लेम को प्रोड्यूस करता है। तो एक्टिविटी 6.5 जो अभी करके आ चुके हैं हम, कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट द ग्लास ट्यूब बी कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। तो क्या इसमें जो वेपर आ रही है तो वो क्या इस वजह से हो सकता है कि वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है या फ्लेम प्रोड्यूस करता है, क्या इसका ये रीज़न हो सकता है? जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज इट दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम, तो क्या है उसके अंदर जो कि फ्लेम को प्रोड्यूस करता है? तो क्या उसका आंसर ये हो सकता है कि वेपर ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी कॉज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस। तो जो वेपर आ रहा है ग्लास वैक्स से, जो ग्लास ट्यूब से जो वैक्स की जो वेपर आ रही है, क्या वो फ्लेम को प्रोड्यूस करता है? क्या इसका आंसर ये हो सकता है? आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, वैन अ कैंडल फ्लेम इज स्टीडी। अब जब भी कैंडल की फ्लेम स्टीडी स्थिर हो जाती है, एक बिल्कुल कांस्टेंट वो दे रहा है लॉ अगर वो दे रही है, तो इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट स्लाइड इनटू द ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम 6 पॉइंट। वो देखिए यहाँ पे को आपने क्या करना है, अगर एक बार आपको लगे कि कैंडल हाँ आराम से जल रही है, तो आपने क्या करना है, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लीजिए। ये आप घर पे नहीं कर सकते हो बेटा, ये लेबोरेटरी में ही आपको ग्लास स्लाइड मिलेंगी। तो उसके ल्यूमिनियस जोन पे आपने इसको लगाना है। होल्ड इट देयर विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो टोंग्स के पेयर के साथ, जैसे कि इसमें होल्ड कर रखा है, आपने होल्ड करना है फॉर अबाउट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए। देन रिमूव इट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और उसके बाद रिमूव कर दीजिए और फिर देखिए कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके का वहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो ये हम स्कूल में करेंगे बेटा, आप घर पे कर ही नहीं सकते इसे। तो अस्टर्क, देखिए यही तो दिखेगा ना, जहाँ मतलब कोई भी चीज़ अगर हम जलाते हैं या कहीं पे, आप जैसे ना नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ, आपको कहाँ दिखेगा, मंदिर में जहाँ पे दिया जलाते हैं ना, जहाँ पर आप लोग दिया जलाते हैं उसके ऊपर पोर्शन में देखिए, अगर नज़दीक में, अगर आपने मंदिर थोड़ा सा इस तरीके से कुछ बनाया हुआ है, उसके ठीक नीचे आप बत्ती जलाते हो, दिया जलाते हो, तो वहाँ पे देखिए कि ऊपर पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता है। जिस लॉ में वो, जो फ्लेम दिए ने दी होगी ना, दिए वाली बाती ने जो दी होगी, तो उसी तरीके से वो क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का अपियरेंस आपको उसमें नजर आता है। तो ठीक ऐसा ही इसमें भी ऑब्जर्व हो रहा है। देखिए इसको थोड़ी देर तक हमने रखा, तो रखने के बाद ये कुछ इस तरीके का डार्क स्पॉट्स इसने ब्लैक कलर का शो किया है ना। तो अ सर्कुलर blackish ring is formed on the glass plate or slide. It indicates the deposition of unbound carbon particle present in the luminous zone of the flame. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जला तो सही, जलने के बाद यहाँ पे जो कार्बन के पार्टिकल जल नहीं पाए थे, अनबर्न जो हो गए थे, उनका डिपोजिशन इसमें हुआ है। वो यहाँ पे को रुक गए हैं, कहाँ पे, ल्यूमिनियस जोन में। कहाँ, फ्लेम के ल्यूमिनियस जोन में ये मिल गए। यानी कि ये वो पार्टिकल है, ये ब्लैकिश कलर वो पार्टिकल होता है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ये वो कार्बन होता है जो कि जल नहीं पाया है ना। तो कार्बन के पार्टिकल होते हैं। तो बोल रहे हैं होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर जस्ट इनसाइड द नॉन, अच्छा ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस तो आपको पता है ना, ल्यूमिनियस सब्सटेंस जिनकी अपनी लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनियस वो जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा टफ तो ये है नहीं। तो एक पतला सा कॉपर का वायर आपने लेना है जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम के नॉन ल्यूमिनियस जोन में फॉर अबाउट 30 सेकेंड के लिए। ठीक है, होल्ड करना है, इसको पकड़ के रखना है इस तरीके से। ये फ्लेम का ल्यूमिनियस जोन, ये नॉन ल्यूमिनियस जोन। ठीक है, यहाँ से आप इसको होल्ड करके रखेंगे। तो बोल रहे हैं 30 सेकेंड के लिए आप नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट रेड हॉट। आप देखेंगे कि यहाँ पे वाला जो ये पोर्शन, जो ठीक फ्लेम के पास, कैंडल की फ्लेम के पास जो कॉपर वायर का जो पोर्शन है, आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद, 30 सेकेंड बाद, ये बहुत ज़्यादा रेड हॉट ये हो गया है। मतलब गर्म तो हो रहा है, लेकिन रेड कलर का फ्लेम, मतलब कि रेड हो जा रही है, यहाँ पे कुछ रेड कलर का आपको शो हो रहा है। तो डज इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ अ हाई। क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नॉन ल्यूमिनियस जोन होता है उस फ्लेम का हाई टेम्परेचर को ये इंडिकेट कर रहा है? क्या ऐसा है कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है? इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। जबकि ये पार्ट जो होता है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट होगा। अब देखिए आपको अलग अलग जोन दे रखे हैं, एक कैंडल की फ्लेम के आपको अलग अलग जोन दिए हुए हैं, तो डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। तो जो ये वाला जो आउटर जोन है, तो आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा, वो ब्लू कलर का हमें दिखाई देगा।
ठीक है। और हॉटेस्ट पार्ट जो होगा वो कुछ इस कलर का दिखाई देगा। मॉडरेटरी हॉट होगा तो यहाँ पे वो होगा, लीस्ट हॉट होगा तो यहाँ पे होगा। मिडिल जोन ऑफ पार्टिकल कंबशन, ये मिडिल जोन वाला जो पार्ट है ये येलो कलर का दिखाता है। और ये वैक्स कैंडल है। और ये इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वेपर जो कि ब्लैकिश कलर का होता है। ठीक है, तो अलग अलग जोन में इसको डिफाइन किया गया है। आउटर जोन जो कि हॉटेस्ट पार्ट होता है ब्लू कलर का दिखाई देगा। मिडिल जोन जो होता है पार्शली थोड़ा बहुत जला हुआ रहता है, येलो कलर का दिखाएगा और थोड़ा बहुत हॉट होता है। और ये क्या आंसर होता है, इनर मोस्ट जोन होता है जहाँ पे अनबर्न बिल्कुल नहीं वैक्स जलता है और ब्लैक कलर का अपेयर होता है और सबसे कम हॉट यहाँ पे होता है। ठीक है, और एक वैक्स कैंडल होती है, वैक्स की बनी हुई कैंडल। ओके, तो बोल रहा है कि गोल्ड स्मिथ blow the outermost zone of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. Why do they use the outermost zone of the flame? तो जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो इनका काम करते हैं, मेटेलिक चीज़ों को बनाने का जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड और सिल्वर के लिए कुछ इस तरीके से उनके पास एक मेटेलिक पाइप होता है जिसको वो फूकते हैं और उसके बाद उसको जलाते हैं या जो भी हॉटनेस उसे देनी होती है। आपने सुनार की दुकान में ये देखा होगा, अगर आप कभी अपनी मदर या अपने पेरेंट्स के साथ कभी आप गोल्ड शॉप पे गए होंगे तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि कैसे ये लोग फूकते हैं, एक मेटल के थ्रू फूकते हैं और उसमें शेप चेंज कर रहे होते हैं। तो देखना कितना इंटरेस्टिंग वो लगता है। तो वाई डू दे यूज़ द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, वो क्यों यूज़ करते हैं, आउटर मोस्ट फ्लेम का यूज़ वो क्यों करते हैं, ऐसा क्या होता है इस आउटर मोस्ट फ्लेम में। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आप सोचिए, मेटलिक पाइप का वो क्यों यूज़ करते हैं और उसके बाद मुझे भी बताइए। ओके, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, या नेक्स्ट टॉपिक है, तो वो है व्हाट इज़ अ फ्यूल। फ्यूल क्या होता है। जैसे हम बात तो कर रहे हैं कि फ्यूल ठीक है यहाँ यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में हम यूज़ करते हैं, हम सभी जगह फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ होता है, सारी जगह इसका यूज़ होता है। तो बोल रहे कि है क्या ये फ्यूल, होता क्या है, हम फ्यूल कहते किसे हैं, तो वही हम जानते हैं। तो बोल रहे रिकॉल द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल, कैरोसिन एक्सेट्रा। तो आप रिकॉल कीजिए, आपने बहुत सारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए पढ़ा था, जैसे वुड का आपने पढ़ा है, चारकोल का पढ़ा है, पेट्रोल आपने सुना है, कैरोसिन आपने सुना है, कैरोसिन आपने देखा है, पेट्रोल आपने देखा है। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड फ्यूल, इन्हीं को फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, यही वो सब्सटेंस होते हैं जिनको हम फ्यूल के नेम से जानते हैं। तो दिस अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडियली अवेलेबल। तो एक अच्छा फ्यूल वो होगा जो हमें मिल जाता है, रेडियली अवेलेबल होता है, ये चीप होगा, सस्ता होगा। इट बर्न ईजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, और ईजीली ये बर्न हो जाता है। और बर्न नहीं होता है ना बेटा, जो ईजीली नहीं जलता है, तो वो बहुत सारे पॉल्यूटेंट को कॉज करता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करता है। जो जल्दी जल जाता है वो पूरी तरीके से जो जल जाता है वो पॉल्यूशन कॉज नहीं करता। तो हमारे लिए अच्छा फ्यूल वही तो होगा जो हमारे लिए हर बार अवेलेबल हो, हर जगह अवेलेबल हो, सस्ता हो और ईजीली जल जाए। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता हो। तो इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और अच्छा फ्यूल वो होगा जो पीछे से कोई अनडिजायरेबल अनवांटेड सब्सटेंसेस को ना छोड़े, मतलब कि पॉल्यूशन ना कॉज करे। नॉर्मली जो हमें नहीं चाहिए, पॉल्यूशन ही तो है फ्यूल की वजह से, जो हमें नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए क्या, पॉल्यूशन। तो हमारे लिए तो यही सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो बोल रहे देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी एक फ्यूल में, तो वो क्या हो जाएगा, आइडियल फ्यूल। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसको कि आप आइडियल फ्यूल बोल सको। हाँ, कोई ज़्यादा और कोई कम अनडिजायरेबल सब्सटेंस जरूर प्रोड्यूस करता है, लेकिन आइडियल आप किसी को नहीं कह सकते। ऐसा आप किसी फ्यूल को नहीं कह सकते हो कि वो बिल्कुल हार्मफुल सब्सटेंस नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वो बहुत सस्ता है, हमें इजीली मिल जा रहा है। तो इजीली बहुत मुश्किल है इन सारी चीज़ों का भी। तो वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज। हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन हम ऐसा फ्यूल को चूज़ कर सकते हैं जो इनमें से कुछ तो रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो, कुछ चीज़ तो ऐसी हो, कुछ तो पर्टिकुलर यूजेस कुछ तो ऐसा हो कि हम यूज़ करें तो वो कुछ जैसे सस्ता मिल जाए, या हमें जब हमें ज़रूरत हो तब मिल जाए, या जल्दी से जल जाए, तो इस तरीके का कुछ तो मिले हमें। तो बोल रहे हैं कि फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, फ्यूल अलग अलग, जैसे यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा
केरोसिन, केरोसिन का रेट आपने अलग देखा होगा, पेट्रोल का रेट अलग होता है और डीजल का रेट अलग होता है। अभी तक आपने जितना ऑब्जर्व किया होगा 8th क्लास में पहुंचते पहुंचते आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, और पेट्रोल के रेट अलग होते हैं, डीजल के रेट अलग होते हैं, है ना। तो अलग अलग कॉस्ट होते हैं। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, कुछ फ्यूल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से सस्ते होते हैं। मीन्स कि अगर एक 90 में चल रहा है पर लीटर, तो हो सकता है दूसरा 80 में चल रहा हो। तो कुछ महंगे होते हैं और कुछ सस्ते होते हैं, ठीक है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू, कौन कौन से ऐसे फ्यूल हैं जिनके आप फेमिलियर हो, जिनको आप जानते हो। ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल एज इन टेबल 6.3। और ये कैसे होते हैं, ये जो फ्यूल होते हैं गैसियस फ्यूल होते हैं, लिक्विड फ्यूल होते हैं या सॉलिड फ्यूल होते हैं। तो कौन कौन से फ्यूल आपको पता है उसको आपने टेबल 6.3 में नोट करना है। तो देखिए टाइप्स ऑफ फ्यूल, टेबल 6.3 आपको बोल रहा है, इधर सीरियल नंबर दिया गया है 1 2 3। सॉलिड फ्यूल आपको कौन कौन, जैसे कोयला सॉलिड होता है ना, फ्यूल होता है। लिक्विड फ्यूल में कैरोसिन ऑयल होता है। गैसियस फ्यूल नेचुरल गैस, जिसमें गैस आता है उसमें गैसियस फ्यूल हो जाएगा। तो आपको इसे फिल करना है, ओके। तो आप जितने फेमिलियर हो, दो तो आते ही होंगे बेटा, दो से तो फेमिलियर हो गई आप। 2 सॉलिड फ्यूल, 2 लिक्विड फ्यूल एंड 2 गैसियस फ्यूल, ओके। तो यहाँ पे ये तो पढ़ा कि हमने फ्यूल है, और हमने ये भी जाना कि कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को, जो भी हमने बात करी, सारी रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल नहीं करता है। तो हमने कहा कि कोई भी फ्यूल आइडियल फ्यूल नहीं होता है। हाँ, कुछ बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स को वो इनकी फॉलो करता है, सस्ता वो हो सकता है, हमें मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्यूल एफिशिएंसी। व्हाट इज फ्यूल एफिशिएंसी? फ्यूल एफिशिएंसी होती क्या है, एफिशिएंसी क्या है उसकी, मतलब कि कौन कितना ज़्यादा वर्क कर सकता है, तो वो क्या है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। तो आपसे कहा गया है कि आप पानी को गर्म कीजिए, और पानी गर्म करने के लिए आपको क्या मिलेगा, एक तो गाय का गोबर मिलेगा, दूसरा कोयला मिलेगा, और तीसरा एलपीजी फ्यूल मिलेगा। इन तीनों में आपने पानी को गर्म करना है। और विच फ्यूल, अब तीनों को अलग अलग, मतलब कि आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आपने क्या कर दिया, काउ डंग का यूज़ किया, उससे आप उसे बॉईल करने लगे। दूसरे कंटेनर में पानी लिया, उसमें आपने क्या किया, कोयले का यूज़ किया, उससे आपने पानी गर्म किया। तीसरे कंटेनर में आपने एलपीजी फ्यूल लिया, आपने उससे पानी गर्म किया। तो अब बोल रहे विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, आप कौन सा फ्यूल प्रेफर करोगे। मतलब अगर आपको पता हो कि इनमें से कौन जल्दी गर्म करेगा, तो वही तो आप प्रेफर करोगे ना। नहीं मैं तो ये वाला करूँगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ऐसे तो हम बोलते हैं ना। तो बोल रहा विच फ्यूल वुड यू प्रेफर। अगर आपको पता नहीं है तो जैसे मैंने आपसे बोला अलग अलग आप करिए, और आपको पता चल जाएगा कि कौन जल्दी कर रहा है। तो आप ऑफकोर्स जल्दी जिससे गर्म होगा आप वही लेंगे ना। रीज़न आपसे पूछा जा रहा है, गिव योर रीज़न, कौन सा लेंगे और क्यों लेंगे। तो मेरे लिए तो मैं तो यही बोलूँगी इससे जल्दी गर्म हो जाता है। और एफिशिएंसी, फिर अब ये तो एक नॉर्मल सा टर्म है कि ठीक है, तो कोई भी छोटा बच्चा भी बोलेगा कि इसमें जल्दी गर्म हो जा रहा है, तो मैं भी करूँगा, मैं भी इसी से करूँगा या करूँगी। तो लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक आंसर होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप इसके लिए अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। क्या आपने ये ऑब्जर्व किया, या क्या आपको ये बताया गया कि ये तीनों के तीनों सेम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेंगे, या द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस। तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो कौन सा वाला सबसे ज़्यादा करेगा, ये भी आपने बताना है, ओके। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि वो अमाउंट एनर्जी का, एक कंप्लीट कंबशन, 1 kg फ्यूल को जब आप जलाते हैं, 1 kg फ्यूल के कंबशन के बाद जो हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, मतलब कि 1 kg आपने फ्यूल लिया, उसको आपने यूज़ किया, एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई, तो उसको जलाने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 1 kg में जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कह देते हैं। और द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट, ये किसके यूनिट में फॉर्म में दिखाया जाता है, किलो जूल पर केजी पर केजी, जो स्लैश जो होता है ना, अब यहाँ पे को हम पर की बात करते हैं, ठीक है। किलो जूल पर केजी से हम इसको इंडिकेट करते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल आर गिवन इन टेबल 6.4। तो देखिए टेबल 6.4 में हमें कैलोरीफिक वैल्यूज दी गई है अलग अलग फ्यूल की। जैसे
काउ डंग केक, अगर काउ डंग आपको दिया गया है तो उसमें पर केजी जब आप 1 केजी उसको जलाते हो तो वो आपको कितनी एनर्जी देता है, 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी, हर केजी में, और 2 केजी होगा तो फिर 12000 और 16000 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 केजी में इतनी एनर्जी काउ डंग से मिलती है। लकड़ी आप जलाओगे तो 17000 से 200000 तक, कोयला आप जलाओगे तो 25000 से 33000 तक की किलो जूल की एनर्जी आपको मिलेगी। पेट्रोल से 45000, कैरोसिन से 45000, डीजल से 45000, मीथेन से 50,000, सीएनजी से भी 50,000, एलपीजी 55,000, बायोगैस कितना देता है 35,000 से 40,000 तक का देता है। और हाइड्रोजन तो फिर बहुत ज़्यादा ये दे रहा है हमें। तो देखिए कितना ज़्यादा इसमें गैप है, कितना ज़्यादा अलग अलग एफिशिएंसी सबकी है। मीन्स कि मीथेन, देखिए मीथेन भी एक गैस होती है जो कि कंबशन में हेल्प करती है, तो उसका देखिए 50,000 ये दे रहा है, ठीक है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो दे रहा है वो दे रहा है हाइड्रोजन 1,50,000, ठीक है। तो इतना ज़्यादा, और काउडंग दे रहा है 6,000 से 8,000। अब प्रोबेबली शायद आपको इधर वाले क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि कौन सबसे ज़्यादा, किसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, है ना। तो ये आपको पता चल गया है। तो नाउ नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अब ये भी माना जाता है कि जितने भी फ्यूल गर्म होंगे या जलेंगे वो हार्मफुल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो चलिए जानते हैं, द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे फ्यूल का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये एक हार्मफुल इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में ये छोड़ के जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हम कह सकते हैं एक तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये पॉल्यूशन फैला रहा है, पॉल्यूशन से बहुत सारी डिजीजेज हो रही हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, अलग अलग टाइप की गैसेस बढ़ रही हैं, उन गैसेस के बढ़ने की वजह से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम हो जा रही है। और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो कि क्या करता है, बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारी स्किन रिलेटेड डिजीज़ को, स्किन कैंसर तक को ये लीड करता है। तो बहुत सारे, और ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को ख़राब कर रहा है। ओजोन लेयर में होल होने की वजह से क्या होता है, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो अर्थ में पहुंच जाती हैं, जो कि स्किन कैंसर तक को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, जितने भी आइस कैप्स हैं, मतलब कि जितने भी बर्फ़ की जो चट्टानें हैं या जहाँ जहाँ बर्फ़ से घिरा जो हिमालय है, वो धीरे धीरे ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाएगी हमारा हिमालय पिघलते ही जाएगा, वहाँ पे जो स्नो है वो कम होते जाएगा। और इससे क्या हो सकता है, आइडिया लगाइए। तो सोचिए नदियों के पानी का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, सी का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, हो सकता है वो शहर के शहर डुबो दे, है ना। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो आइए जानते हैं डिटेल में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है। तो बोल रहा है द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल इफेक्ट इसका होता है। फर्स्ट, कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। तो जो इससे कार्बन फ्यूल होता है, कौन कौन, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये क्या करता है, पूरी तरीके से कार्बन नहीं जल पाता है। इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है ना, वो पूरी तरीके से नहीं जल पाता है। अब जो जला वो तो ठीक है, जो नहीं जला वो क्या हो जाते हैं, उसके अनबर्न पार्टिकल एनवायरनमेंट में ही रह जाते हैं, हमारे आसपास ही रह जाते हैं। तो बोले दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा। तो ये जो अनबर्न पार्टिकल्स होते हैं ना, जो हमारे आसपास हवा में रह जाते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ये एंटर कर जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेस्पिरेटरी डिजीज़ को कॉज करते हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं, अस्थमा। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना बेटा, देखा होगा आपने। तो ये बहुत बड़ा और बहुत पेनफुल हम कह सकते हैं एक डिजीज़ ये होती है। और ये किस वजह से हो रही है, पॉल्यूशन की वजह। पॉल्यूशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है, वहाँ पे क्या कर देता है, जो ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है उसे कम कर देता है, इनकी ऑक्सीजन को ब्लॉक करने का ये काम करता है। ओके, नाउ सेकंड, इनकम्प्लीट कंबशन of these fuels give
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, बिना जो ये कम जलता है, वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताती हूँ जो कि आपने ठंडियों में यानी कि विंटर सीजन में आपने सुना होगा कि अक्सर न्यूज़पेपर में ये आते रहता है कि 2 या 3 लोग या जो भी हैं कमरे के अंदर रात को कोयला जो सेक रहे थे, आग जो सेक रहे थे, वैसे ही वो सो गए। मीन्स कि कोयला जला हुआ सो गए वो आग सेकने के चक्कर में। मीन्स कि गर्म कमरे में गर्माहट होगी इसलिए वो सो गए और सुबह तक उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। तो हर साल ये न्यूज़ आती है। कभी कभी तो छोटे छोटे बच्चों की भी इसमें डेथ हो जाती है, क्योंकि अब इसमें होता क्या है ना, वो क्या होता है, कोयला क्या करता है, जब भी जलता है तो ठीक है, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होते हैं जो जल नहीं पाते हैं तो एक पॉइजनस गैस को ये प्रोड्यूस करते हैं, जिसे कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे ही हम सांस लेते हैं, हमें नींद आई, हमने सांस ली, अगर हमारे कमरे में ये जला हुआ है रात को, और ये कैसे नहीं करना है, हमने बिल्कुल दरवाजे खिड़कियाँ बंद नहीं करनी है। अगर आप रात को इसको जला रहे हो, तो अगर आप रात को इसको जला रहे हो तो अपने दरवाजे खिड़कियाँ खोल लीजिए, अंदर से ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन अंदर आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, ब्लड में मिक्स होके पॉइजन पूरा बना देती है और इससे डेथ हो जाती है। ये कार्बन पूरा मिक्स हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करके उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यही इनकम्प्लीट कंबशन का ही रिजल्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस ये होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, ये बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर आप एक बंद कमरे में कोयला जला के लेटे हुए हैं, या अगर आपने एक बंद कमरे में कोयला जलाया हुआ है, द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उस इंसान को जो कि उस रूम में सो रहा है, जिसने बिल्कुल दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके, ठंड की वजह से दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं, उसके बाद जला देते हैं ना कोयला, तो ये ऐसा जो करता है उसकी डेथ भी हो सकती है। या बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे कि जिससे कि उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने दरवाजे खिड़कियां कुछ नहीं खोली थी। और दरवाजे खिड़कियां नहीं खोली थी, इससे प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर के अंदर नहीं आ पाई, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अगर दरवाजे खिड़कियां खुली रहती तो ऑक्सीजन आती, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन पाता या कम बनता, जो कि हार्मफुल नहीं होता। ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो गया, उसकी डेथ हो जाती है उस पर्सन की। सो तो बोल रहा है, वो जो कह रहा है, ओ सो दैट इज वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मॉल्डरिंग कोल फायर इन इट। तो बूझो बोल रहा है कि अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए हमें कहा जाता है कि कभी भी ऐसे कमरे में मत सो जहाँ पे कोयला वगैरह जलाया गया है, तो उस कमरे में मत सो, क्योंकि वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस वो करता है। ठीक है। थर्ड, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे फ्यूल जब जलते हैं तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट एनवायरनमेंट में बढ़ाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो जो इंक्रीज कंसंट्रेशन होता है, इंक्रीज कंसंट्रेशन, क्योंकि ये हम जलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, हम तो उसे लेते हैं नहीं, वो कहाँ जाएगी, हमारे एनवायरनमेंट में ही जाने वाली है, हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में ही वो जाएगा। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेजर ग्रीन हाउस गैस होती है, और अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये क्या कर देता है, ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर देता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है, वार्मिंग मीन्स गर्म होना ना, तो ये क्या कर देता है, टेम्परेचर को, अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। अर्थ का टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर माना जाता है, वो होता है 15 डिग्री सेल्सियस। अभी जो नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारे पास है वो है 15 डिग्री सेल्सियस। पर कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है ना, वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर जिस दिन 18 से 20 के बीच में ये टेम्परेचर पहुंच गया ना, इसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ इन फ्यूल्स का करते रहे या इन पॉल्यूटेंट्स का करते रहे, जो कि इस टाइप की गैसेस को बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो 18 से 20 के आसपास पहुंच जाएगा। और जिस दिन अर्थ का टेम्परेचर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा, उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी कि हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये हो कैसे रहा है, तो देखो हमारे इन्वायरमेंट में ना कुछ गैसेस होती हैं जिन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मेजर ग्रीन हाउस गैस होती है। ये गैसेस क्या करती है ना, अर्थ से आने वाली
जो हीट है उसे थोड़ा एब्जॉर्ब करती है, बाकी जो नहीं चाहिए उसे अर्थ के सरफेस से बाहर धकेल देती है। लेकिन जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, और ये इसमें ओजोन लेयर भी इसको हेल्प करती है, लेकिन एक ग्लास की तरह होता है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है एक ग्लास की तरह कवर करके रखती है और वापस उसे भेज देती है। लेकिन जैसे जैसे इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो वो हीट वापस नहीं जा पाती है, वहीं ट्रैप हो जा रही है। तो अब हीट वापस नहीं जा रही है, अर्थ से बाहर नहीं जा रही है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट आ रही है, गर्माहट आ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और इस टेम्परेचर बढ़, और नॉर्मली अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती ना, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये हार्मफुल हैं। ये हार्मफुल तब हैं जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जा रही हैं, जब इनका कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। और कंसंट्रेशन बढ़ कैसे रहा है, हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस हार्मफुल हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो अर्थ का टेम्परेचर -15 तक पहुंच सकता है, मतलब कि इतना ठंडा हो सकता है, उसमें भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ इतनी ही कि वो अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग करेंगी, और ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो आपको बॉक्स में दिया गया है, देखिए, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें अर्थ का टेम्परेचर, या हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस रिजल्ट्स अमॉन्ग द अदर थिंग, जो कि बाकी का रिजल्ट होता है, जैसे कि इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर क्या होते हैं बेटा, जो बर्फ से बने हुए रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे बर्फ से ढके हुए रहते हैं। तो ये ग्लेशियर क्या हो जाएंगे, मेल्ट मीन्स गलना जिसे कहते हैं, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और पानी हो जाएगा। विच लीड अ राइज इन द सी लेवल, सी लेवल को ऑफकोर्स ये बढ़ाएगा, वहाँ पानी ज़्यादा हो जाएगा। कॉजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज, तो ऐसे लोग जो कि उस जगह पे रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। फ्लड मीन्स क्या होता है, बाढ़ आ जाएगी। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, तो जो नीचे नीचे की तरफ जो प्रेजेंट है, थोड़ा नज़दीक में प्रेजेंट है, वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, समुद्र में मिल जाएंगे। तो कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का वहाँ पे लॉस होगा, कितने सारे एनिमल्स की वहाँ पे डेथ हो जाएगी, कितने सारे लोगों की वहाँ पे डेथ हो जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये एक ही रिजल्ट आपको दिया गया है, इसके अलावा भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। तो उससे पहले हमने ये नहीं पढ़ा, इसके बारे में जानते हैं। तो बोल रहे फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो बहुत सालों से, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंचुरीज से हम यूज़ क्या कर रहे हैं, हम लकड़ी का यूज़ कर रहे हैं, घर के लिए भी और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी, ठीक है। जब हमारे पास गैस स्टोव नहीं थे, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो क्या करते थे, अभी भी काफ़ी जगह लोग क्या करते हैं, लकड़ी का ही चूल्हा जलाते हैं। और ये उन लोगों का मानना है कि लकड़ी में बनाया गया खाना भी टेस्टी होता है और कोई गैस वैस भी नहीं लगती, है ना। तो इंडस्ट्रियल फ्यूल की मतलब पहले तो सब ऐसा ही यूज़ करते थे, बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय कोल एंड अदर फ्यूल लाइक एलपीजी। तो अब धीरे धीरे लोगों ने इसको, लकड़ी को रिप्लेस करके क्या कर दिया है, कोयला और एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि सिलेंडर होते हैं ना हमारे घर में, उसमें यही होता है, तो इनका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज द फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। तो अभी भी बहुत सारे रूरल एरियाज मीन्स रूरल पार्ट मीन्स गाँव में, हमारे कंट्री के गाँव में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लकड़ी का ही यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी मिल जाता है, ईजिली अवेलेबल है, जंगल में जाते हैं लेके आते हैं, और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, ठीक है। अगर खरीदते भी हैं तो लो कॉस्ट में ही मिल जाता है। हावेवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक। तो देखो अब, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। लकड़ी जब हम जलाते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे जलाते ही तो हैं, कितना धुआं निकलता है। ठंडियों में जब आप लकड़ियाँ जलाते हो गर्माहट के लिए, तो कितना, उतने में ही कितना ज़्यादा धुआं निकलता है। तो जो लोग हमेशा इसी के आसपास रहते हैं, लकड़ी में ही खाना बनाते हैं, लकड़ी में ही पानी गर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है, तो ये धुआं प्रोड्यूस करता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग। ये धुआं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अटैक कर देता है, ठीक है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। तो आपको पता है कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, पेड़ हमें कितनी सारी चीज़ें देते हैं, और हम उन्हीं पेड़ों को काट के लकड़ी बनाने लगते हैं। तो ये कितना ज़्यादा हार्मफुल होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए कि हम पेड़ों को काट के यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, जबकि हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं। तो हमें चाहिए कि हम अदर ऑप्शंस का यूज़ करें। तो बोल रहे हैं
मोरेवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, साथ ही साथ जब हम पेड़ काटते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे पेड़ लगातार कम होते रहते हैं, और पेड़ों के काटने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं हम, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का कटाव, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हमारे एनवायरमेंट के लिए। एज यू लर्न इन क्लास सेवेंथ में आप पढ़ के आ चुके हैं कि डिफॉरेस्टेशन कितना हार्मफुल होता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब कोयला और डीजल का हम यूज़ करते हैं तो ये क्या रिलीज करता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड नाम की एक गैस को रिलीज करता है, SO2 जिसे कहा जाता है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग, मतलब कि दम घुटा देने वाली ये गैस होती है। मोरेवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जबकि जो पेट्रोल के इंजन होते हैं, जो पेट्रोल होता है वो क्या रिलीज करते हैं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ना, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह जो होते हैं, एंड नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं ना, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन जो होती है वो रेन वाटर में मिक्स हो जाती है, और रेन वाटर में जब मिक्स होती है तो ये एसिड का फॉर्मेशन करती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो होते हैं ये रेन के साथ मिलके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और उस टाइप की रेन को क्या कहा जाता है, एसिड रेन। और ये एसिड रेन सबसे ज़्यादा देखी जाती है उन एरियाज में जहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्क ज़्यादा होता है, जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ पे ज़्यादा होती है ना, जहाँ पे इन चीज़ों का कंजप्शन ज़्यादा होता है, मतलब ये चीज़ें ज़्यादा रिलीज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन वगैरह ज़्यादा रिलीज होते हैं, तो वहाँ ये देखा जाता है। जैसे कि आगरा में ताजमहल के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज थी बेटा, या वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो उनसे निकलने वाला धुआं लगातार क्या कर रहा है, पॉल्यूशन को कॉज कर रहा है, और धीरे धीरे उसका इफेक्ट, उस पॉल्यूशन का, और एसिड रेन वो प्रोड्यूस कर रहा था, और धीरे धीरे उसका इफेक्ट कहाँ देखा गया पता है, ताजमहल में। ताजमहल जो कि बिल्कुल एक चमकदार पत्थर का जो बना हुआ है, संगमरमर जिसे कहा जाता है, मार्बल, बहुत ही प्यारा सा मार्बल वो है, उससे वो बना हुआ है, लेकिन ड्यू टू एसिड रेन ये देखा गया कि उसका कलर अब येलोइश क्रीमिश कलर का होने लगा है। तो पहले पता नहीं चला ऐसा क्यों हो रहा है, जब इस पर रिसर्च की गई तो ये देखा गया कि इसके आसपास जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा क्या कर रही हैं। हमारे 7 अजूबों में एक अजूबा है दुनिया का, ताजमहल, जो कि इंडिया में है। तो ये देखा गया कि इसकी वजह से ये हमारा जो इतना इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है उसे हार्म पहुंचा रहा है। तो वहाँ पे रिसर्च हुई तो पता चला कि निकलने वाला जो धुआं है या जो पॉल्यूशन है उसकी वजह से एसिड रेन हो रही है, और एसिड रेन इस पत्थर को खराब कर रहा है। तो उसके आसपास फिर एक गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया कि उसके आसपास जो बिल्डिंग, जो भी इस तरह की फैक्ट्रीज हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें या उनको बंद करवा दें। तो ये एक उपाय या एक मेज़र टेक किया गया है, लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू कि इसको अगर हम बंद करें तो क्या होता है। तो अभी हालांकि अलग अलग रीज़न भी इसमें माने जाते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो एसिड रेन होती है ये सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए ही हार्मफुल नहीं होती है, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, हमारी फसलों के लिए हार्मफुल होता है, बिल्डिंग के लिए और मिट्टी के लिए, तीनों ही चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और ये आप पढ़ के आ चुके हैं किसमें, क्लास 7th में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज बीइंग रिप्लेस बाय CNG। अब देखिए डीजल और पेट्रोल का यूज़ भी कर तो रहे हैं, लेकिन हमने पढ़ा कि पेट्रोल भी क्या करता है और डीजल भी क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को एनवायरनमेंट में रिलीज करता है ना, जो कि पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। तो अब क्या किया जा रहा है, वो गाड़ियाँ जो कि मतलब कि अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जिनमें कि डीजल या पेट्रोल नहीं पड़ता है, उनमें क्या पड़ता है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो अब रिप्लेस कर रही है। मतलब कि जो डीजल और पेट्रोल का जो यूज़ है उसको रिप्लेस किया जा रहा है किससे, CNG से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे कहा जाता है, बिकॉज CNG प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये भी हार्मफुल प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस करता है लेकिन बहुत कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब कि जितना हार्मफुल इफेक्ट एक दिन में पेट्रोल डीजल से होता है, इसमें हो सकता है 20-30 दिन बाद हो, तो ये इतना थोड़ा सा कम इसका लेवल है, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट का। तो CNG इज अ क्लीनर फ्यूल, इसे क्लीनर फ्यूल भी
कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था जो हमने जाना कंबशन एंड फ्लेम के बारे में हमने बात करी। इस चैप्टर में हमने जाना कि कंबशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होते हैं, हमने फ्लेम के बारे में बात करी, हमने देखा कि कैसे अलग अलग टाइप के फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और हमने देखा कि कहीं पे ऑरेंज, कहीं पे ब्लू, कहीं पे डार्क येलो कलर का हमें दिखाई देता है कलर। वो डिपेंड करता है कि कौन कितना ज़्यादा जला है। जो अगर बहुत ज़्यादा जलेगा, कंप्लीट जलता है, तो ब्लू कलर का शो करता है, लॉ शो करेगा फ्लेम, और अगर कम जल रहा है तो येलो कलर का, और बहुत कम अगर जल रहा है तो ब्लैक कलर की फ्लेम को शो करता है। हमने ये देखा। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, और हमने फ्यूल के बारे में जाना कि फ्यूल क्या होता है, फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है, कौन से फ्यूल हमारे लिए हार्मफुल हैं या कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं, उनका हार्मफुल इफेक्ट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो हमें हार्म पहुँचाते हैं, हम क्या पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस कर सकते हैं। यस, हमने पढ़ा कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है उसका यूज़ हम कर सकते हैं, जो कि पेट्रोल और डीजल के कंपेयर में कम हार्मफुल है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या जाना है। तो द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टेबल। तो हमने जाना कि कंबस्टेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि एयर की प्रेजेंस में जलते हैं, मतलब कि वो सब्सटेंस जो कि एयर यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो जलते हैं, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, जो भी जल रहे हैं, नॉर्मली हम बोल रहे हैं, तो उसे हम कंबस्टेबल बोल देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन इन एयर, एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है इज एसेंशियल फॉर कंबशन। हमने जाना कि अगर कोई भी चीज़ जलेगी तो जलने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए ऑक्सीजन, जो कि हमारे एयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे आप माचिस की तीली को जलाने की कोशिश करते हो तो वो कैसे जलती होगी, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट, जो हमारे आसपास जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करती है, तब वो जलती है। ओके, नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। तो जब भी कंबशन की प्रोसेस होती है तो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, मतलब गर्माहट और थोड़ा सा उजाला वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ओके, नाउ इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टेबल सब्सटेंस कैचेज फायर। तो इग्निशन टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर है जहाँ से वो आग पकड़ना स्टार्ट करता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम टेम्परेचर 1 से 100 डिग्री तक है हम मानते हैं, और एक सब्सटेंस ऐसा है जब वो 15 डिग्री में पहुँच जाएगा तो जलना स्टार्ट कर जाएगा, या 15 से कम में वो कभी नहीं जलेगा। तो वो कम से कम टेम्परेचर जहाँ से कोई भी सब्सटेंस जलना स्टार्ट करता है उसे हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कह देते हैं। ठीक है, तो फिर बोल रहा है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं उनका बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर होता है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट इसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। हमने पढ़ा कि फायर को प्रोड्यूस होने के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए ना, जैसे कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और हमें बहुत सारी चीज़ों की, 2-3 चीज़ों की जहाँ पे ज़रूरत होती है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से अगर हम एक भी चीज़ को कम कर दें, एक भी चीज़ को, एक भी कंडीशन को अगर हम कंट्रोल कर लें तो ये क्या हो जाएगा, फायर रुक जाएगी, आग रुक जाएगी। ठीक है, और नॉर्मली वाटर का यूज़ किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, फायर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि वाटर इजीली अवेलेबल है। बट हमने देखा कि वाटर से वही आग हम बुझा सकते हैं जो पेपर और कोयले की, जो लकड़ी से लगी हुई जो आग होगी उसी को बुझा सकते हैं। फ्यूल से लगी हुई आग या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में लगी हुई आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, उसके लिए हमने पढ़ा था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं, है ना। तो बोल रहे हैं वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल। तो हम पानी का यूज़ उस तरीके की आग को कंट्रोल करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल की वजह से जो आग लगी हुई होगी। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन सच एज रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। तो अलग अलग टाइप के हैं जो आपको दिए गए थे, वो आपके कोर्स में जो हैं वो रैपिड कंबशन, बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली, जैसे गैस स्टोव का एग्जाम्पल, लाइटर से जैसे ही आपने लाइटर ऑन किया वैसे ही आग लग जाती है। स्पॉन्टेनियस, अचानक से लगने वाली जो आग होती है, और एक्सप्लोजन जैसे क्रैकर्स वगैरह का हमने एग्जाम्पल पढ़ा, और स्पॉन्टेनियस में फॉरेस्ट फायर वगैरह का एग्जाम्पल पढ़ा था। ओके, तो देयर आर 3 डिफरेंट जोन ऑफ अ फ्लेम। हमने पढ़ा कि जो फ्लेम होती है उसके 3 डिफरेंट जोन होते हैं, एक डार्क जोन होता है, एक ल्यूमिनियस जोन होता है, और एक नॉन ल्यूमिनियस जोन होता है ना। ऐसे ही एन आइडियल फ्यूल इज चीप। अगर आप किसी फ्यूल को आइडियल फ्यूल, एक आदर्श फ्यूल अगर आप बोलेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, वो सस्ता होना चाहिए, हमें अवेलेबल होना चाहिए हर टाइम, रेडियली कंबस्टेबल, पूरी तरीके से कंबस्टेबल होना चाहिए, और ईजी टू ट्रांसपोर्ट, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ईजी होना चाहिए। ठीक है,
इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इट डज़ नॉट प्रोड्यूस गैसेज और रिड्यूस दैट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, ये गैस प्रोड्यूस करने वाला नहीं होना चाहिए, ऐसी गैस प्रोड्यूस करने वाला नहीं होना चाहिए। गैसेस और रेसिड्यूज, ऐसे रेसिड्यूज का प्रोडक्शन करने वाला नहीं होना चाहिए कि जिसके जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल इफेक्ट दें या हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करें या हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करें। ठीक है, तो बोल रहे हैं फ्यूल्स डिफर इन देयर एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, तो अलग अलग फ्यूल की अलग अलग एफिशिएंसी होती है और अलग अलग उनके रेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी इज expressed in term of its calorific value which is expressed in unit of kilojoule per kg। तो जो फ्यूल की एफिशिएंसी है वो किस टर्म में यूज़ की जाती है, किस टर्म की कैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, हम उसे एक्सप्रेस करते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के, जो कि किलो जूल पर केजी के फॉर्म में हम उसे नोट करते हैं या दिखाते हैं। ओके, तो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो जो बिना जले हुए कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, वो कार्बन के पार्टिकल जो जल नहीं पाते हैं, हवा में जो रह जाते हैं, एयर में जो रह जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीली गैसों का ये फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अस्थमा, और कभी कभी टीबी भी, धुएं वगैरह से टीबी भी होने का खतरा रहता है। हालांकि टीबी के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, बट इसके लिए वो धुएं में ही ज़्यादा शायद उसकी एफिशिएंसी होती है, तो इसलिए वो भी इसको कॉज करता है। ठीक है, साथ ही साथ बोल रहा है कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो इनकम्प्लीट कंबशन मतलब पूरी तरीके से नहीं जल पाना। ऐसे फ्यूल्स जैसे कि कोल हो गया, ये अगर पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं तो ये एक पॉइजनस फ्यूल यानी कि एक जहरीली गैस का फॉर्मेशन ये करते हैं, एक जहरीली गैस का प्रोडक्शन ये करते हैं, और उस जहरीली गैस को क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इसके बारे में हमने पढ़ा कि जब भी कोई इंसान सो जाता है रूम में, दरवाजे खिड़कियां पूरी बंद करके, और अंदर इसने कोयला जला रखा है जाड़ों के सीजन में, तो हम देखते हैं कि कभी कभी सुबह तक उसकी डेथ हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन मिला नहीं, उससे जो जला, कोयले से जो जला, कार्बन के पार्टिकल बॉडी के अंदर पहुंचे, उन्होंने बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन कर लिया, और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म हमारा जो सेल होता है ना, हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इस वजह से क्या हो जाती है, पूरे शरीर में जहर फैल जाता है, और जिससे उस इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। हमने पढ़ा कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, वैसे वैसे ये क्या करता है, एक प्रॉब्लम को कॉज करता है, जिसे कि हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमने जाना कि जो पॉल्यूटेंट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में 0.03% के आसपास ये है, तो लेकिन कभी कभी ये क्या हो जा रहा है, कभी कभी नहीं, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा फ्यूल्स का यूज़ करने की वजह से, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि पॉल्यूशन फैल रहा है, और हमारे एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैसेस का जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो गैसेस हैं जो कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को 15 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन रखती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे जैसे हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे हमारा इंटरफेयर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट की तरफ इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे हम पेड़ों को काट रहे हैं, जैसे जैसे हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, वैसे वैसे इन गैसेस का क्या हो रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है। इन गैसेस का अमाउंट बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है। और हमने पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ऐसे ही लगा, अभी अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, आपने भी जो घर में लगाए होंगे, आप 1-2 साल से देख रहे होंगे कि वो टाइम से पहले ही मैच्योर हो जा रहे हैं। अगर वो अगस्त में होने वाला है, मीन्स कि अगर वो अगस्त में होने वाला है, तो आपको जून में ही वो फल दे रहा है। तो ये कह सकते हैं हम कि अरे वाह, हम खुश हो सकते हैं कि अगस्त में लगने वाला था अब लग गया, लेकिन ये
क्या कॉज किसका है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारी ये एक प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, लेकिन वो उतना अच्छे से मेच्योर नहीं होगा, उतने सारे न्यूट्रिएंट्स उसे नहीं हमें नहीं मिलेंगे जून में उस फल से, जो कि हमें अगस्त में मिलने वाले थे। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम होगी और सारी जगहों में होती है। और इन पॉल्यूशंस की वजह से, जो पॉल्यूशन वगैरह जो होता है, ये इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, या जिस पॉल्यूशन की, और साथ ही साथ हम पॉल्यूशन भी तो प्रोड्यूस करते हैं ना, इस पॉल्यूशन की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक ब्लैंकेट की तरह एक लेयर होती है जो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, जिसे कि हम ओजोन लेयर कहते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर भी क्या हो रही है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, जिससे कि हमें बहुत सारी डिजीजेस भी हो सकती है ना। तो उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ कोल। तो जब भी हम कोयला जलाते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कर, सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन भी क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कोल को जलाने के बाद, डीजल को जलाने के बाद और पेट्रोल को जलाने के बाद, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके पार्टिकल्स कहाँ चले जाएंगे, एयर में चले जाते हैं और ये मिक्स हो जाते हैं ऊपर से आने वाले रेन वाटर के साथ। और जब रेन होती है, जब बरसात होती है, तो इस टाइप की बरसात को जाना जाता है एसिड रेन के नाम से। क्यों? क्योंकि ये रेन के साथ मिक्स होके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब सोचिए एसिड कितना हार्मफुल होता है, कैसे जला देता है ना एसिड। तो ये एसिड रेन का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये फसलों को नुकसान पहुंचाता है, ये बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाता है, ये हो जहाँ पे एसिड रेन हो रही है उस जगह की मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी अफेक्टेड होती है, सॉइल फर्टाइल नहीं हो पाती है, उस जमीन में कोई फसल अच्छी नहीं होती है। और लगी हुई जो फसल है, अगर उस टाइम पे एसिड रेन हो जाए, जब फसल लगी हुई है, मैच्योर होने वाली है, तो वो तब भी उसकी क्या करती है, उस फसल को खराब कर देती है। और साथ ही साथ हमारी जो बिल्डिंग, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ताजमहल का मैंने एग्जाम्पल दिया, वो धीरे धीरे खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसी वजह से, इसी एसिड रेन की वजह से। और एसिड रेन क्यों हो रही है? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा यूज, हम वहाँ पे कोई इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, पेट्रोल का निकल रहा है, डीजल का निकल रहा है, कोल बहुत ज़्यादा जल रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से जो ये ताजमहल हमारा है वो भी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, जो कि दुनिया के 7 अजूबा में से एक अजूबा हम इसे मानते हैं, है ना। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एनिमल और प्लांट को कैसे कंजर्व किया जाता है, या कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो इसको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए नॉर्मली, ठीक है, प्लांट और एनिमल को बचाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ का यूज़ किया। कोई ऐसी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट चला रही है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स ऐसे होते हैं क्या जिससे हम इनको बचा सकें, तो या कैसे हम बचा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा ये रहने वाला है, और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी ये होगा, आई थिंक बहुत बड़ा तो नहीं है। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे, हम जानेंगे कि कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन सी सेंचुरीज़ हैं, कहाँ ये प्रेजेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जर्नल नॉलेज आपकी इससे बढ़ने वाली है इस चैप्टर से। तो तब तक के लिए आप चैप्टर 6 पढ़िए, कंबशन एंड फ्लेम को जानिए, इसमें प्रेजेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।